आज 5 अगस्त भारत और दुनिया में काफी कुछ हुआ है। तो चलिए आज की जो बड़ी बड़ी सुर्खियां हैं उनके पीछे की कहानी को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, बस 1 नंबर, लेकिन ये काफी दमदार। अब सवाल ये है कि ये नंबर आज की भारतीय सरकार के बारे में क्या बताता है। असल में ये हमारी राजनीति से जुड़ा एक ऐसा सच है जो काफी कह सकते हैं विवादास्पद है। तो आखिर ये 47% है क्या चीज? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस नंबर के पीछे की जो कहानी है ना, वो राजनीति, शक्ति और विवादों से भरी हुई है। आइए इसे जरा करीब से देखते हैं। ये देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक नई रिपोर्ट आई है और उसके दावे चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 47% मंत्रियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं हैं। 174 मंत्रियों पर तो हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं। इसमें बीजेपी के 136 और कांग्रेस के 45 मंत्री शामिल बताए गए हैं। अच्छा, इसी राजनीतिक गहमागहमी के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। रामभद्राचार्य जी ने प्रधानमंत्री के भविष्य और चीन के साथ विदेश नीति को लेकर एक बहुत मजबूत भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और चीन से जो जमीन छीनी गई है उसे वापस लेंगे। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इस पर मंत्री छगन भुजबल का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा, इस देश में धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं। ये अपने आप में धर्म और जाति पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। तो ये तो हुई बयानों की बात। अब जरा ये देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन से बड़े कदम उठा रही है, खासकर जब बात कानून और चुनाव की हो। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जुआ युवाओं और परिवारों को बर्बाद कर रहा था और इसीलिए इसे रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। तो इसी को देखते हुए बिना किसी दबाव के ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून लाया गया है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। इसे और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है। कोर्ट का मानना है कि जो जघन्य अपराध होते हैं उनसे निपटने के लिए देश में और ज्यादा समर्पित एनआईए अदालतों की जरूरत है। और अब आते हैं चुनावों पर। आने वाले चुनावों का एक संभावित रोड मैप से सामने आ रहा है। देखिए, 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ सकती है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है और फिर दिवाली के बाद बिहार में वोटिंग की संभावना है। तो एक तरफ तो देश चुनाव की तैयारी में है, लेकिन दूसरी तरफ देश के भीतर ही कुछ बड़ी घरेलू चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। इस वक्त मॉनसून का कहर देश के कई हिस्सों पर टूटा है। पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है, दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मतलब हालात काफी गंभीर हैं। और इसी संकट के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीरें सामने आईं। वो खुद पंजाब में कमर तक पानी में उतरकर किसानों की फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। तो एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तरह का संकट। एक बड़े शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गहराई सच में चौंकाने वाली थी। ये देखिए, जयपुर की एक मेन रोड पर अचानक 15 फीट का एक विशाल गड्ढा हो गया और इसकी वजह से इतना भयंकर ट्रैफिक जैम लगा कि पूरा शहर थम सा गया। ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं, बल्कि हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तो ये तो थी देश के अंदर की चुनौतियां। अब जरा बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं। विश्व मंच पर भी भारत को लेकर काफी कुछ चल रहा है। देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या हलचल है। ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत और चीन मिलकर एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक जो व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता था, अब उसे बाईपास करने की कोशिश है। ये अमेरिकी डॉलर के दबदबे को एक सीधी चुनौती होगी। अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात करते हैं। वहां की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया है। एक तरह से कहें तो देश में डिजिटल ब्लैकआउट जैसी स्थिति है। चलिए अब जरा अमेरिकी राजनीति की तरफ चलते हैं। वहां एक डिनर पार्टी की गेस्ट लिस्ट काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। हुआ ये कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अहम डिनर पार्टी में एलन मस्क को नहीं बुलाया, लेकिन उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन को इनवाइट किया। ये टेक की दुनिया में बदलते रिश्तों का साफ संकेत है। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपनी एक नीति में भी यू टर्न लिया है। उन्होंने जापान पर जो 25% का टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया था, उसे अब घटाकर 15% कर दिया है। ये ट्रेड को लेकर उनके रुख में एक बड़ा बदलाव है। तो सोचिए,
घरेलू राजनीति से लेकर वैश्विक रणनीति तक जब हम एक ही दिन की इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये किसी देश की जटिल और एक साथ चलने वाली चुनौतियों को कैसे सामने लाती हैं। ये सारी अलग अलग खबरें मिलकर आखिर हमें क्या बड़ी कहानी बता रही हैं, ये सोचने वाली बात है।